हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज संबंध और फलन का आपका ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संबंध किसे कहते हैं, संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, संबंध के कितने प्रकार होते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं कि संबंध के प्रकार में आप लोगों ने पढ़ा था रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, और उसके बाद जो मेन संबंध था वो पढ़ा था स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा था बच्चों सममित संबंध, सममित संबंध। तीसरा था संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और आज जो पढ़ना है तो थोड़ा सा इस तीनों को मैं याद दिला दूं, और अगर आप वो पहला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन में भी लिंक रहेगा या आई पर भी लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप पहला वीडियो को ज़रूर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और निश्चित रूप से आप वो उसको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये सब जो टॉपिक है वो समझने की चीज़ है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया लगेगा, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए उसे समझना जरूरी है। जैसे देखो, स्वतुल्य है मतलब स्वयं का तुल्य है। सेम सेम का अगर संबंध होता है, सेम सेम का अगर कहीं संबंध बन जाता है तो उसको ही हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। फिर इसमें आज क्वेश्चन भी बताऊंगा तो उससे भी आपको समझने का मौका मिलेगा। सेम सेम का सारा अवयव आना चाहिए, जैसे मामा, बाप बाप, ए सी सी, जितना भी अवयव है। जैसे अगर ये समुच्चय देख लो कि 1 2 3 है तो वह संबंध स्वतुल्य होगा जिसमें इसके समान समान का सारे अवयव आएंगे। जैसे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, तो निश्चित रूप से वह स्वतुल्य होगा। उसके बाद सममित संबंध का मतलब होता है, सममित संबंध का मतलब हुआ बच्चों हम पर तुम, तुम पर हम, यानी कि जो भी है उसका उल्टा उसमें अगर आता है, यानी उल्टा पुल्टा दोनों आएगा आपका। इससे समझने के लिए मैं बोल दूं कि अगर उल्टा पुल्टा दोनों रहता है तो वो संबंध आपका सममित संबंध होगा। जैसे अगर किसी संबंध में 1 2 आ गया तो निश्चित रूप से 2 1 भी आना चाहिए बच्चों, तब वो संबंध आपका सममित संबंध होगा। अगर 3 1 भी आ गया तो उसमें 1 3 भी आना चाहिए, तो ऐसा संबंध क्या हो जाता है? सममित संबंध हो जाता है। ठीक है बच्चों। और ये संक्रामक को पकड़ने का सबसे आसान उपाय तरीका मैंने बताया, संक्रामक रोग से ले लीजिए। पटुआ रोग जिसको कहते हैं, जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, एक दूसरे से फैल सकता है। जैसे इसी परिभाषा में मैंने बताया था, आप वीडियो में भी जाकर के देख सकते हो कि अगर ए बी से संबंधित है, यानी अगर किसी संबंध का सदस्य ए बी है, फिर देखो बी से आगे मान लो सी है, तो अगर बी सी है तो निश्चित रूप से ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, यानी कि ए सी भी उस संबंध का अवयव होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो संबंध आपका संक्रामक संबंध होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कितने अवयव होंगे। जैसे देखो बच्चों, 1 2 2 1 और 1 1 आप अगर लिख देते हो तो इस समुच्चय से परिभाषित होने वाला यह संबंध आपका संक्रामक संबंध होगा। क्योंकि देखो 1 से 2 संबंधित है, 2 से 1 संबंधित है, तो आपका क्या चाहिए? आपका डिमांड क्या, आपका शर्त क्या, आपका मांग क्या है? शर्त आपका यही है कि ए से बी पर आए हैं, बी से सी पर आए हैं, तो ए सी इस समुच्चय का सदस्य होना चाहिए, इस संबंध का सदस्य होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 1 यहाँ पर है, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या बाबू ये स्वतुल्य है, कहो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सेम सेम का कोई भी सदस्य इसमें नहीं आता है। या फिर सममित है तो इस संबंध को आप सममित कहोगे, ये सममित भी है, क्योंकि 1 2 का उल्टा पुल्टा तो 2 1 है ही, 1 1 का उल्टा, 1 1 का उल्टा जरूर 1 1 होता है। तो किसी भी सदस्य को आप संबंध में दोबारा नहीं लिखते हो, इसलिए 1 1 का उल्टा 1 1 हुआ, और वो इसमें सम्मिलित है, वो इसमें उपस्थित है, वो इसमें मौजूद है। इसलिए बच्चों ये संबंध भी सममित संबंध है, संक्रामक भी है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। और सबसे बच्चों खास संबंध क्या है वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध। तुल्यता या समतुल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इसके बारे में अभी आपको पढ़ना है। यहाँ से सवाल आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर जब ये संबंध हम पढ़ा लेंगे तब इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, ताकि और भी इसका ज़्यादा क्लियरेंस आपको मिलेगा। तो ये जो चौथा संबंध हो जाएगा, या नाम कर लें समतुल्य संबंध, या इसका दूसरा नाम है बच्चों तुल्यता संबंध, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों होना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध, ये अगर तीनों हो तब उसी संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध कहते हैं। यानी इसे कोई भी संबंध तुल्यता तभी होगा जब वो एक एक करके तीनों संबंध में पास कर जाएगा। जैसे उदाहरण आप देख लो बच्चों, एक मैं समुच्च लेता हूँ, 1 2 3 इसके अवयव हैं, एक संबंध में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3। एक और संबंध में लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, इसके सदस्य हैं। ध्यान से देखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बेधड़क आप कमेंट करके अपना पूरा लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आपको कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये पढ़ाने का मेरा अपना अंदाज है। तो आप जहाँ भी रहते हो इसको आसानी से समझ सकते हो, आसानी से पढ़ाई जारी रख सकते हो। ये संबंध का दूसरा क्लास है और इसी तरह से मैं पूरा टॉपिक क्लास 12 का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप वीडियो के माध्यम से, कभी मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको ऑफलाइन में ये वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेधड़क कमेंट करके आप बता सकते हो कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैंने 2 संबंध यहाँ पर लिखा है और चेक करना है कि यह संबंध समतुल्य या तुल्यता है या नहीं। तो तुल्यता के लिए आपको तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य मैंने क्या कहा कि सेम सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 है तो इसमें 1 1 है, हाँ है, 2 है तो 2 2 है, हाँ यहाँ पे है, 3 3 है इसमें, हाँ। तो चलिए ये स्वतुल्य तो हो गया। अब सममित देखिए, सममित का देखने का सबसे आसान उपाय देहाती भाषा है कि तो आप उल्टा पुल्टा देख लो। 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही हुआ, 2 1 का उल्टा 1 2 यहाँ पे है, 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही है, यहाँ भी है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, इसलिए यह पास हो गया सममितता में, यह संबंध सममित भी है। रही बात संक्रामक की, पटुआ रोग जिसको कहते हैं, पटता है एक दूसरे से, तो 1 1 तो 1 से शुरू होने वाला यहाँ 1 2 है। देखो बच्चों 1 1 1 2, तो इसमें 1 2 का संबंध होना चाहिए। देखो 1 1 है, 1 2 है, आपका क्या डिमांड है, 1 2 होना चाहिए। तो देखो 1 2 यहाँ पे है ना, दोबारा नहीं लिखना, 1 2 है इसमें। उसके बाद यहाँ देखो 2 1 है, 2 1 है, फिर 1 2 है, यानी 2 से 1 संबंधित है, 1 से 2 संबंधित है, तो 2 से 2 संबंधित होना चाहिए, यानी 2,2 इसमें सदस्य होना चाहिए। आप देख लो 2,2 यहाँ है, ठीक है बच्चों ना। फिर इस तरह से 3 3, तो 3 3 से अगर आप बार बार आप करते हो तो 3 3 है, 3 3 है, तो आपको 3 3 होना चाहिए। तो ये तीनों अवयव इसमें उपस्थित है, क्योंकि लिखना तो एक ही बार है। इस तरह से बच्चों यह तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 क्या हो गया, तुल्यता संबंध, क्योंकि यह तीनों संबंध है। अब R2 की हम बात कर लेते हैं। R2 में देखिए 1 1 है ना, 2 2 है, 3 3 है, तो स्वतुल्य तो हो गया। स्वयं के तुल्य जितने भी अवयव हैं समुच्च A में, उसके जितने भी संबंध बराबर के हैं वो अगर उपस्थित है तो वो स्वतुल्य हो गया। एक भी छूटना नहीं चाहिए बच्चों। अगर जैसे 1 1 है, इसमें 2 2 है, अगर 3 3 आप इसमें नहीं लिखते तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होता, लेकिन अभी है।
सममित की जहाँ तक बात है तो एक एक का उल्टा खुद है, यहाँ का भी खुद है और इसका भी खुद है, इसलिए ये सममित भी संबंध है। संक्रमक की जहाँ तक बात है इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 1 1 का उल्टा भी आप देखो तो 1 1 ही है, तो अगला 1 1 है तो आपको 1 1 होना चाहिए, ये खुद है। इस तरह से 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो यह भी तुल्यता संबंध है। तो यह एक तुल्यता संबंध है और यह R2 भी तुल्यता संबंध है। अब एक संबंध और मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो तो इसी से R3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1। आपको ये देखना है क्या ये तुल्यता संबंध है, तो तीनों होना ही चाहिए। अगर तीनों में एक भी नहीं होता है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। आप देख सकते हो, सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच कर लें। इसमें एक है तो एक एक होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो देख लो बच्चों, ना 2 2 है ना ही 3 3 है, इसलिए ये तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर एक में भी नहीं हुआ ना, जैसे 3 होते हैं, तीनों का होना जरूरी है, लेकिन 3 में से अगर एक भी नहीं हुआ ना तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसको आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जैसे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, ये आपका अनिवार्य विषय 5 है, अगर एक में भी आप फेल कर गए तो परीक्षा फेल कर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक में पास कर गए तो आप परीक्षा पास कर गए, इसलिए ये सटीक बैठेगा आपको संबंध के प्रकार को जांचने में। जैसे मैं चेक कर रहा था स्वतुल्यता, तो जैसे ही पता चल गया कि इसमें 2 2 है ही नहीं, तो आगे जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप बोल सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि यह स्वतुल्य ही नहीं है। आगे सममितता या संक्रमकता की जांच नहीं करनी है, क्योंकि एक ही नहीं हुआ तो आगे जांच करने से क्या फ़ायदा है स्टूडेंट, क्योंकि तीनों में तीनों होता तभी ये तुल्यता संबंध होता। चलिए अब कुछ खास संबंध के बारे में एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे देख लो, यदि ये समुच्च है किसी तल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्च, यानी समुच्च ए में सरल रेखाएं दी गई है। ये क्या है, किसी तल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्च, और आपका संबंध है सरल रेखाओं के बीच का संबंध L1 L2। L1 एक रेखा को सूचित करता है, L2 भी किसी दूसरे रेखा को सूचित करता है, और इसके बीच में क्या है बाबू संबंध, L1 तथा L2 परस्पर लंब रेखा है, परस्पर लंब रेखा है। खास बात देखो बाबू ये भी कि आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करके बताने के लिए, तो मैं एक तो धन्यवाद के पात्र एक स्टूडेंट ने बहुत जल्दी सॉल्व करके आंसर बताया। देखो गलत सही होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में तो था सॉल्व करके भेजना, क्योंकि इंसान कभी कभी गलती करके भी सीख जाता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, उसे सॉल्व करके भेजना ही है, तभी आप सीख पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। तो अभी मैंने एक संबंध लिखा है L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। मैं इसकी अब जांच कर रहा हूँ कि ये स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या फिर तुल्यता है या नहीं। स्टेप वाइज अगर आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की तरह दिया है तो कैसे कैसे जांच करोगे वो भी मैं बताऊंगा, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी जल्दी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जांचते हैं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता इसे लिख देंगे, एकदम एग्जैक्ट आपको लिखना होगा इसे, क्योंकि
कोई भी एग्जामिनर आपके स्टाइल को देखता है, आपके लिखने के तरीका को देखता है, और अगर एकदम सही तरीका रहता है तो पूरा मार्क्स आपको मिलता है। उसकी जो मतलब इच्छा होती है बहुत अच्छा करने की, वो मानता है कि नहीं बच्चा अच्छा है, तब आपका होगा क्या, हो सकता है कि किसी सवाल में छोटा सा गलती हो, उसको वो नज़रअंदाज कर लेगा क्योंकि मान चुका है कि वो बच्चा अच्छा कॉपी के ही जाँच कर रहा है। ठीक है, तो स्वतुल्यता में क्या लिखेंगे कि चूंकि कोई भी सरल रेखा अपने आप पर लंब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होता है। और मैंने क्या समझा आपको कि स्वतुल्यता का मतलब है स्वयं स्वयं का होना। तो कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होता, तो इस संबंध में वो सब रेखाएं नहीं आएगी जो लंब नहीं है, क्योंकि संबंध ही दिया हुआ है लंब रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि L1 संबंध का सदस्य नहीं होगा। सेम रेखा संबंधित नहीं होगी, क्योंकि सेम रेखा एक दूसरे पर लंब नहीं होती। बहुत कर सकते तो वह समांतर हो जाती है। तो L1 इसमें नहीं आएगा, L2 L3 L4 यानी कोई भी रेखा समान नहीं आएगा। और आपको मैंने अभी समझाया कि अगर एक भी समान नहीं आया, एक भी आप उसमें कमी देखते हो, तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर लिखना है R स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि आपको सवाल कैसे रहेगा कि इसके स्वतुल्यता, सममितता एवं संक्रामकता की जांच करें। तो पहली जांच में ये फेल हो चुका है कि यह समतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं सममित है या नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों सममितता, यानी सिमेट्री इसको कहते हैं, सममितता। इसमें मान लो कि L1 L2 सदस्य है संबंध का, मतलब R का। तो L1 L2 R का सदस्य है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, L1 लंब होगा L2 पर। ठीक है, यानी रेखा नंबर 1 लंबवत होगी, लंब होगा रेखा नंबर 2 पर। और तब आप ज्यामिति से जानते हो कि अगर एक रेखा दूसरे पर लंब है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी। यहाँ आप लिख सकते हो L2 लंब होगा L1 पर। तो अगर एक रेखा दूसरी पर लंब है तो L2 संबंधित होगा L1 से, यानी L2, L1 सदस्य होगा R का। यही तो बच्चों परिभाषा है सममितता का, उल्टा पुल्टा रहना चाहिए। यानी अगर L1 L2 से संबंधित है तो निश्चित हो चुका है कि L2 भी L1 से संबंधित होगा। अर्थात अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, लंब है L2 पर, तो L2 भी L1 पर लंब होगा। इसलिए लिख सकते हैं R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। अब जांच करनी है आपको संक्रामकता की। तो संक्रामकता की जांच कैसे करेंगे, संक्रामकता ऐसे लिखोगे। इसमें आप मान लोगे कि L1 L2 सदस्य है R का। दो पेयर लेना है, ये पटुआ रोग की तरह, जैसे AB BC लेंगे तभी देखेंगे AC से है या नहीं। L1 L2 मैंने लिया, फिर L2 L3 भी सदस्य लिया R का, यानी संबंध का। इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, L1 लंब है L2 के और L2 लंब है L3 के। ठीक है, L1 लंब है L2 के और L2 यानी दूसरी रेखा लंब है तीसरी रेखा के। तो अब देखना है कि पहली रेखा लंब है तीसरी रेखा की नहीं। बच्चों थोड़ा सोचो, अगर एक रेखा, ये रेखा इस रेखा पर लंब है, ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, और फिर आप कहते हो कि L2 रेखा L3 पर लंब है, L2 रेखा L3 पर लंब है। अब यहाँ क्या देखते हो बाबू कि L1 और L3 लंबवत नहीं है, समांतर हो गया, समांतर हो गया। जबकि ये संक्रामक संबंध तभी होता जब L1 L3 भी लंब होता।
तो यहाँ पर लिख देंगे कि L1 समांतर हो गया L3 के, जबकि होना चाहिए लंब, यानी L1 अगर L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 को भी L3 पर लंब होना चाहिए था, तभी वह संक्रामक होता, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि L1 L3 के लंबवत नहीं है, समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 L3 सदस्य नहीं है R का, यानी L1 L2 है, L2 L3 है, लेकिन L1 L3 R का सदस्य बच्चों नहीं है, इसीलिए R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कोई भी संबंध दिया हुआ है तो आप जांच करोगे, उसकी जांच करोगे, स्वतुल्यता की जांच करोगे, सममितता की जांच करोगे, संक्रामकता की। इस तरह से अंततः हम ये भी बोल सकते हैं कि यह जो संबंध था परस्पर लंब होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। यह सिर्फ क्या है, सममित है, सिर्फ ये कौन संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो मैंने आज आपको तीनों संबंध के बारे में फिर से बता दिया, क्वेश्चन करके बता दिया। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये पता करने के लिए कि आप उसके संबंध के प्रकार बता सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो तुरंत आप रफली भी पता कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे रेखाओं का अभिलंब होना आपने देखा। ठीक है, अब एक सवाल और देखो, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, और हमेशा तीन चीज़ की जांच आप कर सकते हो, स्वतुल्यता की जांच कर सकते हो, सममितता की जांच कर सकते हो, और संक्रामकता की जांच कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी संबंध से आते हैं। तीन चीज़ है मेन, और जो तीनों में पास हो गया उसको आप तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो, ए मान लो कि किसी तल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है, और आर क्या है, रेखाओं का ही समुच्चय है, L1 L2 से संबंधित है, इस प्रकार कि L1 तथा L2 परस्पर समांतर रेखा है। उसी बात को हम क्या बदल दिए, समांतर रेखा है। L1 L2 क्या है, परस्पर समांतर रेखा है। इस क्वेश्चन को मैं भी ध्यान से कर देता हूँ, आप ध्यान से देखना इसको कि कैसे यहाँ पे लिखेंगे। समांतर है मतलब इसमें कोई भी एक रेखा दूसरी रेखा से इसी प्रकार संबंधित है कि दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। ठीक है बच्चों, अपने आप के समांतर होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि L1 L1 सदस्य होगा R का, क्योंकि L1 समांतर होता है L1 के, L2 भी L2 के समांतर होता है, L3 भी L3 के समांतर होता है। तो सेम का बात आ रही है यहाँ पे, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। इसलिए आप नीचे लिखोगे R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। जहाँ तक बात है बच्चों सममितता की जांच कैसे करते हैं, तो सममितता में क्या होता है, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, यानी कि मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से, उल्टा पुल्टा जरूर होना चाहिए, तब वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। बस मन में एक ट्रिक होना चाहिए स्टूडेंट, रट के रखोगे ना तो बहुत बोरिंग लगेगी, इसलिए कुछ ना कुछ एक ट्रिक बना लो कि सम्मित कब कहेंगे, समान समान का आना स्वतुल्यता होगा, उल्टा पुल्टा का आना सम्मितता कहलाता है। तो आप जानते हो, कोई भी ले लो, माना कि L1 L2 सदस्य ले लो संबंध का, कोई भी ले लो, जो भी सदस्य होगा उसका उल्टा है होना चाहिए उसमें। तो अगर L1 L2 संबंध का सदस्य है तो संबंध का मतलब क्या है, समांतर होना, इसलिए आपको लिखना होगा कि L1 समांतर है L2 के,
अब ज्यामिति के हिसाब से जानते हो कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के समांतर होगी, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो L2 समांतर L1। और आपका संबंध क्या है बच्चों कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दोनों संबंधित होगा, तो ये रेखा इसके समांतर है इसलिए ये दोनों संबंधित होगा, और संबंधित होगा तो R का सदस्य होगा। और अगर L1 L2 से संबंधित है तो आपका साबित हो चुका है कि L2 भी L1 से संबंधित है, और ऐसे ही संबंध को सममित कहते हैं, इसलिए R एक सममित संबंध है। तो दोनों में तो पास हो गया, स्वतुल्य भी है सममित भी है। अब हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं संक्रामकता की। तो संक्रामकता में देखो आप मानोगे 2 गो जोड़ा लेना होगा, 2 जोड़ा लेना होगा रेखाओं का। L1 L2 लेंगे जो कि R का सदस्य होगा, और L2 L3 लोगे जो सदस्य R का होगा। देखो बच्चों एक बात बता देता हूँ, अगर आप L1 L2 लेते हो ना तो L3 L4 मत लेना, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये साबित करना चाहते हो कि ये इससे संबंधित है तो ये कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं है तो फिर वो साबित नहीं हुआ, ठीक है। A B से, B C से, तब A होना चाहिए C से, यानी F B B C C A C होना चाहिए, C A नहीं, F B B C A C। तो ऐसा अगर एग्जिस्ट करता है, ऐसा अगर संभव होता है हमेशा, तो वो संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो आप क्या लिखोगे, L1 समांतर है L2 के, तथा इसका अर्थ क्या होगा, L2 समांतर है L3 के। तो आप ज्यामिति से देख लो कि अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी L3 के समांतर होगा। तो इसका अर्थ हुआ L1 समांतर L3, और इसका मतलब होगा L1 रेखा L3 से संबंधित है। और यही तो चाहिए संक्रामकता को ना, कि अगर A B से, B C से, तो A C से होना चाहिए, वो आ चुका है, लिख देंगे। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। तो देखा आपने कि क्या लिखा बच्चों, देखो यहाँ पे कि यह स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। लास्ट में लिख सकते हैं अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो आज आपका इतना ही। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करेंगे, और उसे आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और जो प्रथम पार्ट था इस संबंध टॉपिक का, उसका लिंक भी मैं इसी में दे दूंगा, आप उसे भी देख लेंगे। इनकी आज का दूसरा क्लास समाप्त होता है, बहुत जल्द मिलते हैं तीसरे क्लास में। थैंक यू।